आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो चैप्टर है उसमें हम लोगों ने पहले पढ़ाई किया था फर्स्ट कि इसके पहले हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं इस चैप्टर में मैग्नेटिक फ्लक्स फैराडेज का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो लॉ है उसका एक्सपेरिमेंट, मोशनल ईएमएफ, तुमको लेंज लॉ और एनर्जी कंजर्वेशन। इसके बाद जो एनसीईआरटी बुक के जो तुम्हारा 6.1 से लेकर के 6.8 तक जो क्वेश्चंस दिए हुए थे उसको हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा। अब उसके बाद जो टॉपिक आता है, कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं जिसको कि आज लेने का कोशिश करेंगे इसमें। तो एक टॉपिक है जिसका नाम है ईडी करंट। तो इसी लेक्चर में हम लोग ईडी करंट, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, इन मैग्नेटिक इंडक्टर में किस प्रकार एनर्जी स्टोर होता है मैग्नेटिक एनर्जी के रूप में, उसका एक्सप्रेशन और कुछ एग्जांपल्स वगैरह हैं एनसीईआरटी बुक में, और एसी कैसे जनरेट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट, इन सबों को लेने का कोशिश करते हैं। तो ईडी करंट क्या होता है? जब किसी हम लोग एक चीज़ पढ़े हैं कि जब किसी सरफेस में मैग्नेटिक फ्लक्स के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उसमें जो है तुमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण उसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डेवलप होता है। और यह अगर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अगर वह क्लोज लूप है तो करंट इलेक्ट्रिक करंट उसमें इंड्यूस होगा और यह घटना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाती है। अब यहाँ पर है कि एक मान लेते हैं कि तुमको एक मेटल का प्लेट है, जैसे आयरन प्लेट है अगर सपोज दैट, तो आयरन प्लेट है तो अगर इसमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज करे यहाँ पर, तो हर जगह पे यहाँ पे क्या है, यहाँ पर तो लूप बन जाएगा हर जगह, तो हर जगह करंट फ्लो होने लगेगा, हर जगह करंट क्या होगा, इसमें बहुत से लूप बन सकते हैं, तो बहुत से लूप बनेंगे और इस तरह से लूप बन जाएंगे कि इसमें एक हर जगह करंट बहने लगेगा और इस करंट के कारण काफ़ी एनर्जी का लॉस भी होता है, लेकिन इसके कुछ यूजेज भी हम लोग कर सकते हैं। तो इस तरह का करंट, और ये जो करंट है तुमको जैसे कि पानी में जैसे कि तुमको वेव आता है लाइक उसी तरह के, तो इसलिए उसी तरह के नाम पर इसको ईडी करंट नाम दिया गया है। तो ये समझ में आ गया होगा क्या है ये ईडी करंट। जब मेटल सरफेस में मेटल सरफेस के इलेक्ट्रोमोटिव मतलब कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करेंगे तो इसको लिख लेते हैं। When magnetic flux through a metal sheet is changed continuously it produces an electromotive force which causes a current in the metal sheet resembling with waves in water is called ED current। इसको हम लोग ईडी करंट कहेंगे। तो जो वेव की तरह ये ट्री आता है इसलिए इसको हम लोग ईडी करंट कहते हैं, जिससे हर जगह फैलने, हर जगह क्लोज लूप उत्पन्न हो जाएगा। तो ईडी करंट के कारण हम लोग क्या होता है, इसमें पावर भी क्या होगा, तुमको लॉस होता है, जैसे ट्रांसफार्मर वगैरह में भी। और खासकर हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करने के लिए हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल इंसर्ट करते, जैसे कि तुम फॉर एग्जाम्पल सोलेनॉइड में, तो जब वहाँ पर होगा तो वहाँ भी क्या आ जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड जब इंट्रोड्यूस करेंगे, आप लोग आयरन रोड प्रोड्यूस करेंगे तो वहाँ भी अगर करंट में चेंज होता है इंडक्टर के, तो क्या होगा, एक जो आयरन रॉड है उसके भी मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स में क्या होगा, चेंज होगा, और उसके फलस्वरूप क्या हो जाएगा, उसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा जो कि इंड्यूस्ड करंट डेवलप करेगा उसमें, और जो कि ईडी करंट के रूप में दिखेगा क्योंकि हर जगह पर। तो ईडी करंट causes loss in energy।
तो इसका कुछ जगह पर ईडी करंट का हम लोग यूज भी कर सकते हैं। ईडी करंट का तुम लोग जैसे कि यूजेज क्या है, ईडी करंट हम लोग जैसे कि कुछ जगह पे यूज भी कर सकते हैं इसका, जो कि ये तुमको अनवांटेड हो गया जहाँ पर कुछ जगह पर, जैसे कि मैंने अभी कहा कि आयरन रॉड जहाँ पे दिया उसमें मेटल जहाँ पे है वहाँ पर क्या होगा, ईडी करंट होगा, तो ये करंट जो कि हीट में प्रोड्यूस हो गया तो वह लॉस में ही चला गया। लेकिन इस हीट का यूज करके हम लोग कुछ इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं। और ईडी करंट का जैसे कि क्या है, तुमको एक जैसे कि एक एक्सपेरिमेंट है तुम्हारा, जैसे कि यहाँ पर नॉर्थ साउथ पोल है तुम्हारा, इसमें क्या करें, एक मैग्नेट को एक जो है कॉपर का कोई भी जैसे पेंडुलम की तरह इसको लटका दें और इसको आगे पीछे करेंगे, तो ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इसका स्पीड रुक जाएगा। कारण है कि ये इसमें ईडी करंट डेवलप हो गया है इसमें, जब मैग्नेट यहाँ पर है नॉर्थ साउथ पोल और इसमें पेंडुलम की तरह इस ढंग से क्या होगा, ये आगे पीछे करेगा, तो इसके मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड में जब चेंज होगा हर जगह तो मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें डेवलप होगा, जिसके कारण इसमें ईडी करंट डेवलप होगा जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग करेगा और इस प्रकार से यह धीरे धीरे जो है तुमको ऑसिलेशन इसका बंद हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, इसमें भी यूज कर सकते हैं आप उसको रोकने में। दूसरा इसमें तुमको जो ब्रेकिंग सिस्टम जो कि तुमको होता है, जबकि ब्रेक लगाने से तुमको ब्रेकिंग सिस्टम जो कि रेलवे का होता है जो फास्ट ट्रेन में, तो उसमें भी क्या करते हैं, इसका यूज किया जा सकता है। दूसरा तो इसका यूजेज मतलब कि लिख सकते हैं कुछ यूजेज। नंबर पहला, इन ब्रेकिंग सिस्टम ऑफ फास्ट ट्रेन, इन ब्रेकिंग सिस्टम ऑफ फास्ट मूविंग ट्रेन्स। दूसरा यूज कर सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग में, जैसा अभी बताया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग मतलब उसको इसका स्पीड को कम करने में, जो जल्दी इसको रोक देगा। तीसरा यूज कर सकते हैं हम लोग मतलब कि इंडक्शन तुमको हो गया, तुमको जो कि जिसमें कि गर्म करते हैं, इंडक्शन जो तुम्हारा चूल्हा है ओवन, उसमें कर सकते हैं, ओवन कहें या तुमको फर्नेंस कर सकते हो, इंडक्शन फर्नेंस। अगर लार्ज स्केल पर करें तो ये फर्नेंस हो जाएगा, स्मॉल स्केल पे इंडक्शन। जैसे कि इसमें क्या होगा कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोई मेटल का सीट है उसमें अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अगर करवाए, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड में चेंज कराए अगर, तो वो क्या होगा, एक करंट उसमें ईडी करंट डेवलप होगा, जिसके कारण तो वो हीट हो जाएगा, इसका टेम्परेचर बहुत हद तक बहुत ऊपर बढ़ जाएगा और इस प्रकार से आप इंडक्शन फर्नेंस या इंडक्शन ओवन की तरह इसको यूज कर सकते हैं। चौथा तुमको है इलेक्ट्रिकल पावर मीटर। इलेक्ट्रिक जो मेजर करता है, जो पावर तुम्हारे घर में जो लगा हुआ होता है, उसमें भी इस प्रिंसिपल का यूज करके क्या कर सकते हैं, जिससे कि उसमें कॉइल उसमें रहेगा, जितना एसी करंट होगा उसमें डेवलप होगा वह उसको हीट प्रोड्यूस करेगा और उस हीट प्रोड्यूस को हम लोग मेजर करके हम लोग कितना करंट फ्लो हुआ है उसको भी मेजर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका यूज भी मतलब कि हो गया ईडी करंट का। इसके बाद हम लोग देखते हैं ईडी करंट के बाद है तुमको एक टॉपिक है जिसका नाम है इंडक्शन, या इंडक्शन का मतलब हो गया कि इंडक्टर कहते हैं। तो एक दो तरह का हो गया, एक है सेल्फ इंडक्शन और एक है म्यूचुअल इंडक्शन। तो पहले हम लोग देख लेते हैं म्यूचुअल इंडक्शन ही पहले देख लेते हैं। तो म्यूचुअल इंडक्शन में क्या हो गया, तुमको म्यूचुअल इंडक्शन का अर्थ हो गया कि एक कॉइल में अगर तुमको करंट चेंज करें तो उसके बगल में रखे हुए एक कॉइल जो होगा जिसमें कि कोई करंट नहीं है, तो उसमें अगर इसके करंट चेंज करेंगे तो करंट अगर एक कॉइल जो बगल में रखा हुआ है, एक कॉइल तुमको यहाँ पर है सपोज दैट, तो उसका टॉपिक का नाम पहले लिख लो। तो म्यूचुअल इंडक्शन हम लोग डील कर रहे हैं अभी, म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। तो ये तुमको क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन है। तो म्यूचुअल इंडक्शन में जैसे बता रहे थे कि एक यहाँ पर कॉइल रखा हुआ है और इसके ठीक एक बगल में एक करंट कैरिंग कॉइल है, एक करंट कैरिंग कॉइल है। इसमें अपना आप सर्किट रियोस्टेट वगैरह लगा करके, जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, इसके करंट को क्या कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं। इसके करंट को अगर हम चेंज करेंगे, चेंजिंग करंट, वेरिएबल करंट है इसमें, ये रियोस्टेट वगैरह के हेल्प से आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो उससे अगर होगा तो इसमें करंट चेंज होगा, इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा, इसके कारण, इस करंट के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स है, और जैसे जैसे ये करंट चेंज होगा इसके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो इसके कारण एक इंड्यूस करंट इसमें डेवलप होगा। तो इसमें इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड करंट।
तो यह जो तुमको घटना है इसको हम लोग कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। ये तुमको एक एग्जाम्पल हुआ कि ये तुमको किसका एग्जाम्पल हुआ, इसके कारण जो प्रोड्यूस हुआ इस घटना को हम लोग कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, कारण इसमें ये करंट प्रोड्यूस हुआ, तो ये म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है। तो म्यूचुअल इंडक्शन में यही हुआ कि एक कॉइल अगर हो, उसके बगल में तुमको कोई दूसरा कॉइल रखा हुआ है, तो उसके करंट में अगर चेंज किया जाए तो दूसरे के करंट में दूसरे में एक करंट डेवलप होगा, इंड्यूस्ड करंट डेवलप होगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। जो इस घटना का नाम हो गया म्यूचुअल इंडक्शन। तो इसको लिख लेते हैं। टू करंट कैरिंग कॉइल्स, two coils kept near to each other, one coil carry variable current which cause an induced current, इसमें वेरिएबल करंट अगर हो, which cause induced current in another coil, it is called mutual induction, mutual induction। इसको हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं, इस घटना को हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। तो म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब ये हो गया कि अगर एक कॉइल में तुमको करंट है तो उसके कारण दूसरे कॉइल में भी क्या होगा, दूसरे अगर वेरिएबल करंट होगा दूसरे में भी प्रोड्यूस हो जाना, ये कहलाता है। और ये जो तुमको होगा द मैग्नेटिक फ्लक्स linked through the coil, phi equals to phi proportional to I, current in the first coil, तो एक कॉइल में जिसमें करंट है उसके प्रोपोर्शनल होगा। तो phi इज इक्वल टू एम आई, इसको लिखते हैं, ये म्यूचुअल, इसको कहते हैं m इक्वल्स टू म्यूचुअल इंडक्टेंस, या मतलब कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और इंडक्टेंस, इसको इंडक्टेंस कहते हैं। इट्स एसआई यूनिट इज हेनरी। तो ये वोल्ट पर मीटर, एसआई यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज एसआई यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज हेनरी तुमको वही साइंटिस्ट है जिसके नाम जिन्होंने क्या कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को फैराडे से अलग अपने से इस्टेब्लिश किया था, जिसका एक्सपेरिमेंट का भी हम लोग चर्चा पहले टॉपिक में कर रहे थे। इन्होंने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो प्रिंसिपल है वो इंडिपेंडेंटली निकाला था, ये अमेरिकन साइंटिस्ट थे। और ये हेनरी तुम्हारा हो गया, हेनरी के कहलाता है, मतलब कि हेनरी का मतलब होगा वेबर पर एम्पियर, वेबर का मतलब टेस्ला मीटर स्क्वायर पर एम्पियर। तो ये तुम्हारा हो गया साइनिट हो गया। अब है तुमको इसका जैसे कि एम आई, जैसे कि इसका ईएमएफ कितना चेंज होगा, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जाई इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डी टी, तो जाई इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी इंटू एम आई, तो जाई इक्वल्स टू माइनस एम डी आई बाई डी टी। एम हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये तुम्हारा आ गया एम बराबर म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब है इसके बाद है तुमको ये जो तुम्हारा है एक हम लोग देख लेते हैं कि अगर दो सोलेनॉइड है, कोएक्सियल सोलेनॉइड्स, तो उसका कितना म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, उसका जो दो सोलेनॉइड है तुमको, तो उसका क्या म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, उसका हम लोग एक्सप्रेशन देख लेते हैं। दो सोलेनॉइड का जो कोएक्सियल सोलेनॉइड है, दोनों के एक्सिस सेम हैं, तो उसके हम लोग देखते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल सोलेनॉइड्स।
म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल सोलेनॉइड्स, टू कोएक्सियल सोलेनॉइड्स। तो एक सोलेनॉइड है, तुमको मान लेते हैं कि इसमें एक सोलेनॉइड है जिसमें कि N1 नंबर ऑफ टर्न्स है, एक कॉइल है जिसमें कि, चलो बाहर वाला में तो N2 मान लो, जिस तुम्हारे बुक का जो में इसको N2 माना गया है शायद, और इसका रेडियस R2 ले लो, R2। इसमें करंट फ्लो हो रहा है, इसमें करंट है, इसमें करंट है, करंट फ्लोइंग है, तुमको ये दिया हुआ है, करंट है इसमें। और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इक्वल्स टू N2 है इसमें। और इसमें एक इसके एक्सेस पर, इसके यहाँ पर एक दूसरा सोलेनॉइड है जिसमें कि करंट तो नहीं है, इसका लेंथ है अगर L, इसका लेंथ है L, इसका रेडियस है R1, इसका रेडियस है R1, और N1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड का। तो इसमें जो है तुमको इसके करंट में, इसमें वेरिएबल करंट होगा, इसमें जो है तुमको वेरिएबल करंट है, इसमें वेरिएबल करंट होगा। वेरिएबल करंट अगर होगा तो इसके जो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, ये चेंज होते जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, और इसके कारण क्या होगा, एक इंड्यूस करंट डेवलप होगा इसमें। इंड्यूस करंट, ये घटना क्या कहलाएगी, म्यूचुअल इंडक्शन कहलाएगी। अब यहाँ पर है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस का एक्सप्रेशन हमको लिखना है। तो इसके कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एट inside the solenoid is equal to B equals to mu naught N2, उसमें लिखा गया, तो N2 इंटू आई, mu naught N2 इंटू आई। अब इसका जो तुमको है, इसका लेंथ तुमको L है, तो मिनट एरिया, पहले तो फ्लक्स क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दी मैग्नेटिक फ्लक्स linked with inside solenoid phi is equal to B into area क्या है, इसका रेडियस तो हम लोग R1 माने हैं, पाई R1। तो इसमें 1 मीटर में N1 टर्न हो तो उसका एरिया इतना हो गया, और L लेंथ तक इतना नंबर ऑफ टर्न्स हो गया, N1 इंटू L टोटल। 1 मीटर में N1 टर्न है तो L मीटर में N1 L टर्न, एक का एरिया पाई R1 स्क्वायर, तो पूरे का एरिया पाई R1 स्क्वायर इंटू N1 इंटू L। और फाई इक्वल टू B का वैल्यू है तुमको, तो फाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, MI लिखते हैं हम लोग, म्यूचुअल इंडक्टेंस अभी लिखते हैं, और B को हम लिखते हैं म्यू नॉट N2I, इनफैक्ट म्यू नॉट N2I इंटू पाई R1 स्क्वायर इंटू N1 इंटू L। तो आई तुम्हारा दोनों साइड से कैंसिल हो गया, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस M इज इक्वल टू हो गया म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर इंटू L। ये हो गया तुमको म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कोएक्सियल सोलेनॉइड। ये हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कोएक्सियल सोलेनॉइड। कोएक्सियल सोलेनॉइड का ये म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गया। तो ये तुम्हारा हो गया, मतलब कि M क्या टी को, इसके कारण यहाँ पे बहुत ईजी चीज़ है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। इसमें क्या होगा कि ये तुमको मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण याद ही होगा, म्यू नॉट इंटू NI पढ़ा होगा, इसमें N2 टर्न पर यूनिट लेंथ है, तो म्यू नॉट इंटू N2I, जो कि हो गया सेंटर पे जो होगा, जो एक्सिस पर है, पॉइंट एक्सिस पर ये तुमको सोलेनॉइड रखा हुआ है, जो मतलब कि ये लॉन्ग सोलेनॉइड है, ये तुम्हारा लॉन्ग सोलेनॉइड है, और ये तुम्हारा लॉन्ग सोलेनॉइड का अंदर इसका रेडियस लेंथ की तुलना में छोटा है। और यहाँ पर तुमको एक सोलेनॉइड रखा हुआ है, तो इसमें कितना होगा, एक का एरिया हो गया पाई R1 स्क्वायर का रेडियस R1 है इसका, इसमें कितने टर्न्स होंगे, N1 इंटू L टर्न्स होंगे, चूंकि N1 है 1 मीटर में, तो L लेंथ में N1 L टर्न, पाई R1 स्क्वायर इंटू N1 L। तो ये तुम्हारा हो गया पूरा एरिया हो गया। और फ्लक्स के लिए क्या करें, B इंटू एरिया कर दिया, फ्लक्स को भी हम लोग देखा था MI, तो M इससे क्या हो गया, I दोनों तरफ कैंसिल हुआ और म्यूचुअल इंडक्टेंस आ गया, इतना हेनरी तुम्हारा निकल गया। आई होप इजीली समझ में आ गया होगा ये। अब तुमको एक जैसे तुम्हारा कि 6.9 एक एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है, उसकी भी चर्चा कर सकते हैं हम।
वह भी आसान ही है। एक सेंटर पे एक कॉइल है, मतलब कि एक कॉइल है जिसमें कि करंट, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग 6.9, यह भी म्यूचुअल इंडक्शन पर ही है। एक करंट कैरिंग कॉइल है, इसका रेडियस है मान लेते हैं R2, इसका रेडियस है R2, इसमें तुमको करंट फ्लो हो रहा है I, कुछ भी मान लेते हैं, और इसके सेंटर पर एक छोटा सा कॉइल है जिसका रेडियस है R1, और इसमें तुमको सेंटर पे है ये, तो इसका रेडियस R1 है। अब है कि इसमें इसके करंट में अगर चेंज होता है तो इसका, इन दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा इस सिस्टम का, तो इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले इसके कारण इसके सेंटर पर जो है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल, याद होगा सर या भूल गया होगा, देखो B इज इक्वल टू म्यू नॉट N I, अगर नंबर ऑफ टर्न तो यहाँ पर नहीं दिया गया है क्वेश्चन में, अगर टर्न रहे तो N I होता है, N I बाई 2 इंटू रेडियस, तो रेडियस है तुमको बाहर वाला कितना रेडियस है, तुमने R2 रेडियस माना गया है इसको, इसका रेडियस मुझे जहाँ तक याद है क्वेश्चन में R2 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में तुम्हारा जितना रहेगा रेडियस, ये बाहरी का, ये तुम्हारा रेडियस ऑफ आउटसाइड मतलब लार्जर कॉइल का, बाहरी कॉइल का, इसका रेडियस हो गया रेडियस ऑफ करंट कैरिंग कॉइल, इसमें करंट कैरिंग कॉइल जो कि लार्ज होगा, R2 बहुत बड़ा है R1 से, R2 जो तुमको इसमें R1 इज़ वेरी लेस देन R2 है, तो सेंटर पर ही हो गया लगभग ये, तो सेंटर पर हो गया ये, तो इतना हो गया। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ कॉइल एट द सेंटर, तो इसका रेडियस तो हमको मैग्नेटिक फील्ड तो हम लोग निकल गया म्यू नॉट इंटू I बाई 2R2 इंटू एरिया हो गया इसका पाई R1 स्क्वायर, तो ये हो गया तुम्हारा। अब इसको क्या लिखते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है इसको हम लोग लिखते हैं MI लिखते हैं, तो MI इक्वल्स टू क्या हो गया म्यू नॉट I बाय 2R2 इंटू पाई R1 स्क्वायर, तो M इक्वल्स टू क्या हो गया तुम्हारा, I हेड कैंसिल हो गया, म्यू नॉट इन बटे 2R2 म्यू नॉट पाई R1 स्क्वायर बाय 2R2, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस निकल गया, तो इजीली तुम्हारा कैलकुलेट हो गया ये 6.9। तो क्या करना है, खाली इसके कारण करंट लेना था, और करंट के बाद यहाँ पर इसका एरिया से मल्टीप्लाई करके फ्लक्स निकल गया, फ्लक्स को MI लिख दिए, तो मैंने करंट जो म्यूचुअल इंडक्टेंस को दे देगा M को, तो ये तुमको इजीली निकल गया। अब हम लोग देखते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब ये हुआ कि अगर एक ही कॉइल है, जैसे कि अभी हमने देखा इसमें दो कॉइल को हम लोग इन्वॉल्व कर दिया, दो सोलेनॉइड को हमने इन्वॉल्व किया, तो अगर इसमें एक है तुमको कि अगर एक ही कॉइल है और उसमें करंट अगर चेंज हो रहा है, तो यह घटना तुमको क्या होगा, तो उसमें अगर चेंज होगा तो उस कॉइल का भी तो अपना एक फ्लक्स है, उस कॉइल में भी तुमको अपना क्या है, अब करंट है तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसका एक फ्लक्स लिंक्ड होगा, और उस फ्लक्स में चेंज होगा तो उसमें भी एक क्या होगा, एक इंड्यूस करंट डेवलप होगा, सेल्फ इंडक्शन। इफ करंट चेंजेस इन अ कॉइल, a magnetic flux changes in the coil, the magnetic flux linked with the coil changes with time, it produces induced current in the coil which opposes the change in current of the coil,
कॉइल, जिस कारण से प्रोड्यूस होगा उसका अपोज करेगा, ये लेंज लॉ कहता है। तो लेंज, ये जो करंट के कॉइल में करंट के चेंज होने के कारण वह प्रोड्यूस हुआ, तो करंट के चेंज होने के कारण वो प्रोड्यूस हुआ, तो उसको जो इंड्यूस्ड करंट है वो उसको चेंज को अपोज करेगा। और ये तुमको एक ही कॉइल में हो गया, जैसे ये कॉइल है, इसमें आपने करंट को चेंज किया, तो इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वह भी चेंज करेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ऑटोमेटिक एक इंड्यूस्ड करंट इसमें डेवलप होगा जो कि इसके चेंज को अपोज करेगा, और ये क्या करेगा, दिस इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। ये इसको क्या कहते हैं हम लोग, इट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। इस घटना को हम लोग जो अपने कारण अपने प्रोड्यूस हो गया, इसलिए इसका हो गया सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। और इसमें भी जो तुमको फ्लक्स होगा, और फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू करंट इन द कॉइल, द फ्लक्स थ्रू द कॉइल इज through the coil phi proportional to current in the coil, so phi equals to Li. L is called self inductance या self inductance और coefficient of inductance ऐसा कहते हैं हम लोग। इसका SI यूनिट क्या हो गया, SI यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज, कोई भी इंडक्टेंस होगा, इज हेनरी, HENRY, हेनरी, कैपिटल H का सिंबल हो गया हेनरी। इसका सेल्फ इंडक्टेंस का हेनरी हो गया। ऐसे जबकि नाम मतलब लिखते कैपिटल लेटर में रहेगा तो HENRY लिखना होगा, HENRY स्मॉल लेटर में लिखना जा पड़ता है इसको। तो ये हो गया तुम्हारा। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होगा तुम्हारा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जाय इज इक्वल टू हो गया तुमको माइनस d∅dt, तो जाय इक्वल्स टू माइनस d/dt इंटू Li, तो जाय इक्वल्स टू माइनस L/di/dt। ये तुम्हारा हो गया इसका इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्टर मतलब जाय का इलेक्ट्रोमैटिक फोर्स का वैल्यू हो गया माइनस L/di/dt। अब है तुमको इसके बाद जो तुम्हारा आता है इसका जो टॉपिक है तुमको अब है सेल्फ मतलब इंडक्टेंस का वैल्यू। सेल्फ इंडक्टेंस हम लोग निकालना चाहेंगे किसी का, तो कैसे निकलेगा, तो सेल्फ इंडक्टेंस जो निकलेगा किसी कॉइल का, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल अगर निकालें, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड। तो एक सोलेनॉइड है, अगर इसमें तुमको एक सोलेनॉइड हैज रेडियस r carrying n turns पर यूनिट लेंथ, n टर्न्स पर यूनिट लेंथ इसमें रहेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इसका कितना होता है, B इज इक्वल टू μ0 Ni होता है। फ्लक्स क्या हो गया इसका, तो फ्लक्स तुमको हो जाएगा, फ्लक्स इज इक्वल टू μ0 Ni इंटू एरिया। तो एरिया अगर इसका हो गया, रेडियस अगर r हो गया तो पाई r स्क्वायर हो गया, पाई r स्क्वायर हो गया एक टर्न का एरिया, और इसमें एक नंबर ऑफ टर्न हो गया n इंटू लेंथ अगर l, तो l इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, और n r क्या होगा तुमको, रेडियस ऑफ सोलेनॉइड, रेडियस ऑफ सोलेनॉइड। r बहुत बहुत छोटा होना चाहिए l से, लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए रूल है। तो रेडियस, तो ये तुम्हारा हो गया। और फाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, Li इक्वल्स टू क्या होगा तुमको, तो μ0 n स्क्वायर हो गया इंटू पाई r स्क्वायर इंटू l इंटू आई। तो l का वैल्यू क्या होगा तुमको, μ0 n स्क्वायर इंटू पाई r स्क्वायर इंटू l हो गया तुम्हारा ये सेल्फ इंडक्टेंस। ये सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड। लॉन्ग सोलेनॉइड का मतलब के लिए ही फॉर्मूला था B बराबर μ0 Ni। तो इससे मैग्नेटिक फील्ड निकल गया, उसका एरिया क्या कर दिया, पाई r स्क्वायर इंटू मतलब एक टर्न का एरिया हुआ, और कितने टर्न होंगे, n इंटू एल टर्न, एक मीटर में n टर्न, तो टोटल टर्न n इंटू एल। ये तुमको निकल गया, इजली समझ में आ गया होगा। अब है तुमको एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इसमें कितना होगा,
एनर्जी स्टोर जब इसमें देखेंगे हम लोग, एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर्स, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, तो एनर्जी जो तुमको होता है वर्क डन जाए इनटू वर्क डन इनटू चार्ज सप्लाई, तो वर्क डन जो तुमको होता है कभी भी जो डी डब्ल्यू इक्वल टू जाए इनटू क्या होता है तुमको डी क्यू, डी क्यू का मतलब हो गया तुमको डी क्यू, तुमको इतना चार्ज फ्लो कीजिएगा सर्किट में, सर्किट में अगर टाइम आई टाइम मतलब कि इसमें तुम्हारा डी डब्ल्यू हो गया तुमको जो कि इंडक्टर में जाए का वैल्यू एल डी आई बाई डी टी, इसके अगेंस्ट में वर्क डन अगेंस्ट इसमें करना पड़ेगा, और इंटू डी क्यू को लिख सकते हैं हम लोग आई डी टी, तो ये तुम्हारा हो गया डी डब्ल्यू हो गया एल आई डी आई हो गया तुमको, वर्क डन इसमें कर देंगे इंटीग्रेट कर देंगे तो एल आई डी आई, तो दैट्स इक्वल टू क्या हो गया, अगर तुमको इनिशियली अगर जीरो है तो ये क्या हो गया वर्क डन हो गया ये दैट्स इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, तो ये हो गया तुमको ये मैग्नेटिक एनर्जी हो गया, ये मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर इक्वल्स टू हाफ एल आई स्क्वायर, ये तुमको इतना जूल में आ जाएगा, एल तुम्हारा इंडक्टेंस हो गया, एल क्या है यहाँ पर, एल इक्वल्स टू इंडक्टेंस, तो इंडक्टर में ये मैग्नेटिक एनर्जी इतना स्टोर्ड होता है। अब तुमको जैसे कि एक क्वेश्चन तुमको 6.11 6.10, ये तुमको 6.10 देख लेते हैं एनसीईआरटी बुक का, इसी में तुमको वह उसमें पूछा गया है कि जो तुमको सोलेनॉइड है उसमें जो स्टोर्ड एनर्जी है उसको मैग्नेटिक फील्ड के रूप में और एरिया इन सबों के टर्म में हम लोग को रिप्रेजेंट करना है, तो मैग्नेटिक फील्ड के रूप में एरिया है तुमको या लेंथ है, तो उसके रूप में क्या करें उसको रिप्रेजेंट करें, तो मतलब आई में होना चाहिए, उसके कहने का अर्थ है जैसे हाफ एल आई स्क्वायर था तो उसमें आई को क्या कर देना हटा देना उसको मैग्नेटिक फील्ड के हेल्प से, तो जो एनसीईआरटी एग्जाम्पल लिख देते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पल 6.10 है तुम्हारा, तो ये 6.10 क्या हो जाएगा तुम्हारा इसमें, और इसमें हो गया तुम्हारा 6.10 में है कि इसमें दिया हुआ है तुमको एक लॉन्ग सोलेनॉइड है, तो इसमें जो कि फ्लक्स तुम्हारा जो निकालना हाफ एल आई स्क्वायर, मैग्नेटिक एनर्जी हाफ एल आई स्क्वायर, और हम लोग उसका एल का वैल्यू निकाले ही हैं, तो एल का वैल्यू तो याद होगा तो उसको रख सकते हो, यानी तो देखो काफ़ी याद नहीं भी है तो हम लोग याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं आराम से, फाई इज इक्वल टू क्या होगा तुमको मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई, मैग्नेटिक फील्ड है ही, एरिया में भी कुछ याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, एरिया को मानते एक टर्न का एरिया ए ही ले लें, और एन टर्न है एन लेंथ एल है तो एन एल हो गया एरिया में, जिसको पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हो, और इसको हम लोग क्या लिख लेते हैं, इसको एल आई लिख लेते हैं, तो म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू ए इंटू एल इंटू आई, तो ये क्या होगा तुमको एल बराबर क्या निकल गया तुमको म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू ए एल, ये एल का वैल्यू हो गया। अब हम लोग आते हैं इसका जो है तुमको एनर्जी का मैग्नेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन था हाफ एल आई स्क्वायर, तो आई को फिर हटाना पड़ेगा हमको, तो आई को हटा भी देते हैं पहले, उसके बाद रख सकते हैं। बी का वैल्यू क्या होता है म्यू नॉट एन आई होता है, तो आई इक्वल्स टू क्या हो गया बी बाय म्यू नॉट एन, बी बाय म्यू नॉट एन हो गया, हाफ इंटू एल कितना हो गया, एल का वैल्यू हो गया म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल इंटू बी बाय म्यू नॉट एन, बी बाय म्यू नॉट एन का होल स्क्वायर, बी बाय म्यू नॉट एन का होल स्क्वायर, बी बाय म्यू नॉट एन का होल स्क्वायर, तो ये हो गया तुमको बी स्क्वायर हो गया तुम्हारा ऊपर, बी स्क्वायर एन तुम्हारा क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, एरिया इनटू तो क्या होगा तुम्हारा, और म्यू नॉट का म्यू नॉट बच गया, एक म्यू नॉट यहाँ है एक म्यू नॉट यहाँ है, एक म्यू नॉट कट गया, तो ये तुम्हारा लग रहा है एक्सप्रेशन आ गया बी स्क्वायर
बाय 2 म्यू नॉट इंटू ए इंटू एल, एरिया इंटू लेंथ। और तुमको ये हो गया इंटू लेंथ हो गया, तो तुम्हारा हाँ यही एक्सप्रेशन आ गया तुम्हारा। अब है एनर्जी, अगर पर यूनिट वॉल्यूम कहेंगे, इसका तुलना करना एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जैसे कि कैपेसिटर का जो कि होता था एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी उसे कंपेयर करना एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन कैपेसिटर। अगर याद है कैपेसिटर या कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर होता था, तो ये पर यूनिट वॉल्यूम है। तो मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी कितना आया है यहाँ पर, यू मैग्नेटिक, U इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो गया, बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट, बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। ए एल से भाग दे दिए तो ए एल से डिवाइड कर दिए तो डिवाइड हो गया। तो अब है तुमको बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट, और इसमें क्या होगा हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर। दोनों में कंपेयर करके देखें तो हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर जैसे हाफ सी भी स्क्वायर होता था, और बटे एरिया जो उसका हो गया, एरिया प्लेट का हाफ, जैसे कि अगर इसको याद नहीं हो एक्सप्रेशन तो इसको तुम एक्सप्रेशन को ला सकते हो। जैसे क्या हो गया, कैपेसिटर का एनर्जी क्या होता है तुमको, एनर्जी हाफ सी भी स्क्वायर, एनर्जी इज इक्वल टू हाफ सी भी स्क्वायर, और सी का वैल्यू एप्सिलॉन ए बाई डी, सी का वैल्यू एप्सिलॉन ए बाई डी, ये हो गया सी, और इनटू क्या होगा तुमको, और तुमको v का वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस का होल स्क्वायर, और बाय अब वॉल्यूम से पर यूनिट वॉल्यूम करना है तो वॉल्यूम से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो हाफ एरिया और किससे भाग कर देंगे, एरिया इनटू डिस्टेंस, एरिया इनटू डिस्टेंस दैट इज एडी से भाग करेंगे तो तुम्हारा हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर आ जाएगा। तो दोनों कंपेयर करके देखें। अब जहाँ तक दोनों की तुलना कर लें, एक है बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट मैग्नेटिक फील्ड में, और ये है हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में ई है, मैग्नेटिक फील्ड में बी है, और इसमें हाफ भी है, दोनों में हाफ है, और इसमें जाएगा कि इसमें जो कांस्टेंट होता है जो कि 1/4 नीचे होता था तो इसमें ऊपर चला गया, इसमें μ0/4 ऊपर μ0 था तो इसमें नीचे आ गया। तो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल क्या है, एक जैसा ही है। जो मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कहें या इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कहें, दोनों का एक्सप्रेशन बिल्कुल एक जैसा है। तो ये तुम्हारा था एग्जाम्पल नंबर 6.10 था। अब है तुमको, इसके बाद है तुमको एक और दिया हुआ है तुमको एसी का, तुमको एसी जनरेटर, जो कि एसी में किस प्रकार से अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। तो अल्टरनेटिंग करंट जो हम लोग जनरेट करते हैं वो भी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है उसी के प्रिंसिपल पर जनरेट करता है, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर भी है, तो उसको थोड़ा सा इस चैप्टर में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, तो उसे मैं बता दे रहा हूँ। अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। तो जहां तक है इसमें क्या प्रिंसिपल है, इसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ही प्रिंसिपल है। एक कॉइल होता है, एक कॉइल इज रोटेटेड इन मैग्नेटिक फील्ड सो द एंगल बिटवीन magnetic field, so the angle between magnetic field and vector area changes with time। इसके साथ क्या करता है, ये चेंज करता है, और यह जब चेंज करेगा तो क्या होगा, यह जिस टाइम के साथ चेंज करेगा तो इसके कारण फ्लक्स भी क्या होगा, तुमको फ्लक्स भी इसका चेंज करेगा। एक कॉइल हैज, तो इसका फ्लक्स हो गया B इंटू ए। अगर तुमको मान लेते हैं कि अगर तुमको एक कॉइल है, इनिशियली तुमको दोनों सेम एंगल बना रहा है, इफ इनिशियली द मैग्नेटिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया is along same direction, is in same direction, ये सेम डायरेक्शन में है, is in same direction, दोनों जब सेम डायरेक्शन में है, the coil rotates through an angle
ओमेगा टी इन टाइम t if its angular velocity is ओमेगा, इसका ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, तो फाई बराबर क्या हो गया, बी ए कॉस ओमेगा टी, बी ए कॉस ओमेगा टी, और बी ए कॉस ओमेगा टी अगर एन टर्न होगा तो एन से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इफ क्वाइल हैज एन टर्न तो बी एन ए ओमेगा, बी एन ए कॉस ओमेगा टी, बी डॉट ए होता है ना, तो एंगल कितना बन गया, बी डॉट ए हो गया, तो ये कॉस ओमेगा टी एंगल बन गया। अगर जैसे स्टार्टिंग में जैसे कि ये जैसे कि क्वाइल है तुम्हारा, ये क्वाइल है, तो अगर तुमको मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, ये पर्पेंडिकुलर भी इसी डायरेक्शन में है, अब ऐसे घूमने लगा तो धीरे धीरे ये एंगल क्या हो रहा है, ये ओमेगा टी टाइम में कितना एंगल बना दिया, इसके साथ जो एंगल है तुम्हारा, ये वेक्टर एरिया भी क्या होगा, उतना जितना एंगल से घूमेगा तो टी, अगर एंगुलर स्पीड ओमेगा है तो ओमेगा टी एंगल बनाएगा टी टाइम में, तो ये तुम्हारा क्या होगा, कॉस थीटा बी डॉट ए करेंगे तो कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हो गया, बी ए कॉस थीटा। अगर इफ एन टर्न है दोनों क्वाइल का तो एन से क्या कर देंगे, एन से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इफ क्वाइल हैज एन टर्न्स, इफ क्वाइल हैज एन टर्न्स, तो एन टर्न्स हो गया, तो जाई इज इक्वल टू क्या होता है तुमको, माइनस डी फाई बाय डी टी, तो जाई इज इक्वल टू डी बाई डी टी माइनस यहाँ हो गया, और फाई का वैल्यू हो गया बी एन ए कॉस ओमेगा टी, तो जाई इज इक्वल टू क्या होगा तुमको, माइनस 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 तो प्लस हो जाएगा, बी एन ए, उसके बाद आ जाएगा तुमको कॉस ओमेगा टी, और मतलब माइनस तो एक जब चेन रूल लगाएंगे इसमें इंटीग्रेशन का, तो साइन ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का ओमेगा, तो ओमेगा बी एन, तो ये तुम्हारा हो गया, इसको कहते हैं हम लोग, ये तुम्हारा एसी अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, अल्टरनेटिंग वोल्टेज या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो गया ये। और जाई नॉट कितना हो गया इसमें, अब इसे ही तुम्हारा करंट भी कहलाएगा, इसमें करंट अगर क्लोज पर पाथ होगा तो करंट बन जाएगा, तो इसको जाई इक्वल्स टू लेते हैं जाई नॉट साइन ओमेगा टी, ये तुम्हारा, तो इसको कहते हैं हम लोग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ, दैट इज साइन ओमेगा टी का मैक्सिमम वैल्यू 1 है, जो जाई नॉट इज इक्वल टू हो गया तुमको बी एन ए ओमेगा, ये जाई नॉट का वैल्यू हो गया, ये तुमको मैक्सिमम ईएमएफ का ये वैल्यू आया, तो बी एन ए ओमेगा, बी एन ए ओमेगा, बी एन ए ओमेगा, ये तुम्हारा हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू हो गया, मतलब ये मैक्सिमम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का वैल्यू हो गया। इसी पर एक एग्जांपल तुम्हारा दिया हुआ है लास्ट में, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। उसमें तुमको दिया हुआ है कि उसमें एक साइकिल को रोटेट कराया जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड उसका जो है तुमको, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स है, एक रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, एक पाइडल के थ्रू उसमें क्वाइल को रोटेट किया जा रहा है, जिसका कि रेडियस है तुमको 10 सेंटीमीटर है, जहाँ तक हमको डाटा याद है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल 6.11, तो इसमें है तुमको दिया हुआ 6.11 में, इसमें है तुमको दिया हुआ क्या चीज़ कि इसका वैल्यू है तुम्हारा, एक एरिया है तुमको, एरिया है तुमको तो 0.1 का 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या होगा तुम्हें, 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया तुम्हारा 0. एरिया इज इक्वल टू 10/100 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1/100 0.01, और नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है जहाँ तक कि वो 100 दिया हुआ है तुमको, और उसके बाद दिया हुआ है तुमको इसका मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 1 टेस्ला। तो जाई इक्वल्स टू क्या होता है तुम्हारा फार्मूला, ये ओमेगा दिया हुआ है तुमको हाफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, तो हाफ इंटू 2 पाई रेडियन पर सेकेंड, दैट इज पाई रेडियन
पर सेकेंड, ये ओमेगा हो गया। तो अभी हम लोग निकालते जाई नॉट इज इक्वल टू क्या था तुम्हारा, BNA ओमेगा। तो B का वैल्यू अगर 1 टेस्ला हो, एरिया तुमको क्या हो जाए 1/10 का स्क्वायर हो जाए, और ये 100 हो जाए, 100 टर्न हो जाए, इंटू क्या हो गया तुमको, ये तुम्हारा हो गया ओमेगा का वैल्यू पाई रेडियन हो गया। ये पाई रेडियन पर सेकेंड है ही, ये पाई रेडियन पर सेकेंड आ गया, हाफ रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, तो इसका जब वैल्यू हो गया तुमको 1/2, तो 3 पॉइंट ये पाई के बराबर हो गया। तो ये तुम्हारा हो गया पाई के इक्वल हो गया तुम्हारा, दैट्स इक्वल टू पाई वोल्ट, दैट इज इक्वल 3.14 वोल्ट। जब तक डाटा होगा तुमको देख लोगे, शायद इसमें डाटा लगता है 0.31, मतलब डाटा मुझे कुछ याद नहीं है, प्रोसेस यही रहेगा। बी मतलब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू दिया होगा बुक में, इंटू नंबर ऑफ टर्न्स होगा, इंटू एरिया, इंटू ओमेगा। ओमेगा का वैल्यू हाफ रेडियन पर, ये तो ठीक है। तो ओमेगा का वैल्यू क्या हो गया 2 पाई इंटू क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशन को रेडियन के लिए 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो तुम्हारा इसी ढंग से ये क्वेश्चन तुम्हारा जो एग्जाम्पल का है ये सॉल्व हो गया। अब तुमको एक्सरसाइज वगैरह में जो क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जो इतने थ्योरीज तुमको दिए हुए थे एनसीईआरटी बुक में, वो मैंने आज टेकल कर लिए। एग्जांपल्स भी जितने हैं वो सब आज के लेक्चर में क्या हो समाप्त हो गया। एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी तुमको फिगर्स वगैरह में दिए हुए हैं, उसको भी तुम बनाने की कोशिश करोगे। एस सी वर्मा का बुक है तुमको, उसमें भी देखोगे इंडक्शन में 98 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, लेकिन क्वेश्चंस कोई बहुत हार्ड नहीं है। तुमको अगर उसको बनाते हो तो काफ़ी आसानी से बनाया जा सकता है क्वेश्चन को। और उसमें जहाँ भी तुमको दिक्कत होता है, राइट टूल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसमें के थ्रू तुम हमसे संपर्क कर सकते हो। और तुमको किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो रहा है, कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या मैथ हो, तो उसके लिए तुमको जो जे मेंस का तैयारी करो, नीट का या एडवांस का, तो उसके लिए तुम हमसे संपर्क कर सकते हो। और पर्सनली जो गाइड चाहो उसमें वह भी सुविधा उपलब्ध है। पर्सनली कुछ टॉपिक्स अगर आपको नहीं अभी तक समझ में आया, बोर्ड की भी तैयारी कर रहे हैं, कुछ उसमें नोट्स चाहिए बोर्ड की तैयारी के लिए, वो भी तुमको राइट टूल ऐप पर क्या है उपलब्ध है। और तुमको नोट्स के अलावा तुम चाहो किसी भी टॉपिक में तुमको दिक्कत हो रहा है, कोई नहीं समझ में आ रहा है, उसके लिए भी कुछ टॉपिक्स होंगे जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा, उसके लिए भी तुम हमसे संपर्क कर सकते हो। और तुमको जहाँ तक कि तुमको चाहिए प्रिपरेशन करना हो किसी भी नीट का या जेईई मेंस एडवांस इन सबों का, उसके लिए भी तुम हमसे संपर्क करके पर्सनल गाइड भी ले सकते हो। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं। तुम अपना तैयारी करो और एस सी वर्मा बुक से भी क्वेश्चन बनाओ, जहाँ से दिक्कत हो उसको भी सॉल्व करके तुम बना सकते हो। और एनसीईआरटी बुक का तो एक्सरसाइज करना है, एग्जाम्पलर भी बना सकते हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये सभी अच्छी बुक्स है जिसके क्वेश्चंस तुम बना सकते हो। और इस लेक्चर के बाद तुमको जो है अब इसका में जो एक्सरसाइज हैं उन सबों को टेकल करो। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करना है।